दोस्तों, पश्चिम एशिया के उफनते समुद्री गलियारों में इस समय जो रणनीतिक शतरंज बिछी हुई है उसने वैश्विक शक्तियों को गहरे असमंजस में डाल दिया है। तेल, व्यापार और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की इस अदृश्य जंग में हर चाल के पीछे कई परतों वाली कूटनीति छिपी है। खाड़ी क्षेत्र से लेकर लाल सागर तक, जहां एक ओर महाशक्तियां अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए सैन्य उपस्थिति बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक दबाव और कर्ज की जंजीरों में जकड़ा पाकिस्तान खुद को एक ऐसे जाल में फंसा पा रहा है जिससे निकलना उसके लिए लगातार कठिन होता जा रहा है। चीन के साथ उसकी गहरी होती निर्भरता और पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्ते उसे रणनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में ले आए हैं, जहां हर फैसला उसके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। उधर भारत, जो इस पूरे घटनाक्रम में अपेक्षाकृत शांत और संतुलित दिखाई दे रहा है, दरअसल एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत ने बिना आक्रामक बयानबाजी के अपनी समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीतिक संबंधों को इस तरह मजबूत किया है कि वह इस उथल पुथल के बीच भी अपने हितों को सुरक्षित रखने में सफल हो रहा है। खाड़ी देशों के साथ उसके बढ़ते आर्थिक और सामरिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी संतुलित भूमिका और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती उपस्थिति यह संकेत देती है कि वह केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए खेल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे परिदृश्य में खुफिया गतिविधियों और पर्दे के पीछे चल रही बातचीतों का भी बड़ा महत्व है, जिनके जरिए देश बिना खुलकर सामने आए अपने लक्ष्य साधने में लगे हुए हैं। स्थिति इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव को जन्म दे सकती है, जिससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, जहां हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया का यह संघर्ष केवल स्थानीय नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है, जहां हर देश अपने अपने तरीके से इस जटिल खेल में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जलती हुई सरजमीन पर इस समय बारूद की गंध सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति की नसों में दौड़ रही है। हर तरफ तनाव, हर तरफ अनिश्चितता और हर तरफ शक्ति संतुलन का खतरनाक खेल। इसी आग के दरिया के बीच भारत ने जिस तरह अपने जहाजों को सुरक्षित निकालकर दुनिया को चौंकाया है, वह सिर्फ एक साधारण लॉजिस्टिक सफलता नहीं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक दिमाग का प्रमाण है। जहां एक तरफ बड़े बड़े देश इस संकट में उलझकर अपने नागरिकों और व्यापारिक जहाजों को बचाने के लिए खुलेआम हड़बड़ी में दिख रहे हैं, वहीं भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना मीडिया में प्रचार किए चुपचाप अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यह वही भारत है जो अब सिर्फ प्रतिक्रियावादी देश नहीं रहा, बल्कि पहले से खतरे को भांपकर उसके लिए रास्ते तैयार करने वाला रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। भारतीय नौसेना, खुफिया एजेंसियों और कूटनीतिक चैनलों के बीच जो तालमेल देखने को मिला, वह किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए एक केस स्टडी बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दिलचस्प तुलना अपने आप सामने आती है, भारत और पाकिस्तान की, जहां भारत ने अपने संसाधनों और रणनीति का इस्तेमाल बेहद संतुलित तरीके से किया, वहीं पाकिस्तान की स्थिति एक ऐसे खिलाड़ी जैसी दिख रही है जिसने बिना तैयारी के शतरंज के मैदान में कदम रख दिया हो। यूएई द्वारा पाकिस्तान से कर्ज की वापसी की सख्त मांग इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता कितनी कमजोर हो चुकी है। जब किसी देश की आर्थिक हालत इतनी नाजुक हो जाए कि उसके करीबी सहयोगी भी उस पर भरोसा करने से कतराने लगें, तब समझ जाना चाहिए कि अंदर खाने बहुत कुछ टूट चुका है। पाकिस्तान की यही जरूरत से ज्यादा होशियारी अब उसके लिए एक जाल बन चुकी है, जहां उसने हर मोर्चे पर एक साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन किसी भी मोर्चे पर स्थिरता नहीं बना पाया। दूसरी तरफ भारत ने मिडिल ईस्ट में अपने पुराने और नए रिश्तों का ऐसा जाल बिछाया है जो आज उसके काम आ रहा है। चाहे वह सऊदी अरब के साथ ऊर्जा सहयोग हो, यूएई के साथ व्यापारिक साझेदारी हो, या फिर ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का रणनीतिक महत्व, भारत ने हर जगह एक संतुलित नीति अपनाई है। यही कारण है कि जब क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तब भी भारत के जहाजों के लिए खामोश गलियारे खुले रहते हैं। ये खुफिया रास्ते कोई जादू नहीं, बल्कि सालों की कूटनीति, भरोसे और रणनीतिक निवेश का परिणाम है। भारत ने कभी भी किसी एक पक्ष पर पूरी तरह निर्भरता नहीं दिखाई, बल्कि हर पक्ष के साथ संवाद बनाए रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है।
अगर गहराई से देखा जाए तो यह पूरा खेल सिर्फ जहाजों के सुरक्षित निकलने का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल ब्रांड इंडिया के उभरने का है। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार या जनसंख्या के नजरिए से नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में देख रही है जो संकट के समय भी स्थिरता बनाए रख सकता है। यह वही भरोसा है जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत की ओर मोड़ता है और जो बड़े बड़े देशों को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित करता है। इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी। जहां कई देश अपनी हर छोटी बड़ी सफलता को मीडिया में भुनाने की कोशिश करते हैं, वहीं भारत ने इस बार भी चुपचाप अपना काम किया और परिणाम खुद बोलने दिए। यही रणनीति उसे अलग बनाती है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय नौसेना की तैनाती, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय, ये सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि दुनिया को भनक तक नहीं लगी और मिशन पूरा हो गया। वहीं पाकिस्तान की स्थिति इस समय एक चेतावनी की तरह है कि अगर आप अपनी आर्थिक और रणनीतिक सीमाओं को समझे बिना बड़े खेल में कूदते हैं तो परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। यूएई का कर्ज वापस मांगना सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि अब ब्लाइंड सपोर्ट का दौर खत्म हो चुका है। हर देश अब अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है और जो देश खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे वे इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। मिडिल ईस्ट में चल रहा यह पूरा घटनाक्रम आने वाले समय की दिशा भी तय कर रहा है। भारत जिस तरह से अपने हितों की रक्षा करते हुए इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वह आने वाले वर्षों में उसे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर सकता है। यह सिर्फ सैन्य ताकत का सवाल नहीं है, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन का भी है। भारत ने यह समझ लिया है कि आज की दुनिया में जीत उसी की होती है जो बिना शोर मचाए, बिना अनावश्यक जोखिम लिए, सही समय पर सही कदम उठाए। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस आग के दरिया में जहां कई देश अपने रास्ते खो चुके हैं, वहीं भारत ने न सिर्फ अपना रास्ता ढूंढ लिया है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन की सफलता नहीं, बल्कि एक सोच की जीत है। एक ऐसी सोच जो संतुलन, धैर्य और दूरदृष्टि पर आधारित है। और शायद यही वजह है कि आज जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब भारत एक स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभर रहा है, चुपचाप लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके से। लेकिन इसी आग के बीच भारत अपने जहाजों को सुरक्षित निकालकर दुनिया को चौंका रहा है। दोस्तों, कहते हैं जितनी बड़ी चादर हो, इंसान को पैर भी उतने ही पसारने चाहिए। जरूरत से ज्यादा होशियारी हमेशा भारी पड़ती है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाक को यह बात समझ नहीं आती और अब यही होशियारी उसके गले की फांस बन गई है। एक तरफ जहां यूएई ने पाक का कॉलर पकड़कर अपना कर्ज वापस मांग लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भयंकर तनाव के बीच भी भारत कैसे बिना शोर मचाए मिडिल ईस्ट में बाजी मारता जा रहा है। भारत के जहाज आखिर किस नए खुफिया रास्ते से सुरक्षित निकल रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा गेम चल रहा है। दोस्तों, पश्चिम एशिया में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव चल रहा है। इस बीच पाक कोशिश कर रहा था चौधरी बनने की, लेकिन उसका यह दांव उसी पर उल्टा पड़ गया है। खाड़ी देशों में पाक का जो सबसे पक्का और तगड़ा दोस्त था, यानी यूएई, अब वो भी पाक को शक की नजरों से देख रहा है। पाक के हालिया रवैया से यूएई इतना नाराज है कि उसने साफ शब्दों में कह दिया है, दोस्ती अपनी जगह, तुरंत मेरा कर्ज लौटाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। दरअसल कहानी तब शुरू हुई जब पाक ने सऊदी अरब के साथ एक नाटो जैसा एग्रीमेंट साइन किया था। उस वक्त यूएई के राष्ट्रपति खुद पाक में मौजूद थे और शिकार के लिए आए हुए थे। बाद में जब यूएई और सऊदी अरब के बीच तनातनी बढ़ी, तो पाक के प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच क्या बात हुई, यह सार्वजनिक तो नहीं हुआ, लेकिन पाक ने यूएई को सऊदी अरब के साथ शांति रखने का ज्ञान दे दिया। यूएई को यह बात चुभ गई कि जो देश मुझसे भी पैसे मांगता है और सऊदी से भी रहा है कि मैं सऊदी के खिलाफ काम न करूं। यह था यूएई के लिए पहला झटका। दूसरा झटका ईरान को लेकर लगा। यूएई को महसूस हुआ कि ईरान के मुद्दे पर पाक उसके साथ नहीं खड़ा है। बस फिर क्या था, यूएई ने अपना 3.5 अरब डॉलर का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया। शुरुआत में पाक ने यूएई को मनाने की बहुत कोशिश की ताकि पैसे ना देने पड़े, लेकिन यूएई का दबाव इतना भयंकर था कि पाक को झुकना ही पड़ा। अब पाक ने इस कर्ज को अलग अलग किस्तों में चुकाने का फैसला किया है। अगले सप्ताह लगभग 450 मिलियन दिए जाएंगे और फिर महीने के अंत तक बाकी के अरबों डॉलर चुकाए जाएंगे।
इस फैसले ने पाक के विदेशी मुद्रा भंडार की कमर तोड़कर रख दी है। जो पाक मिडिल ईस्ट का चौधरी बन रहा था, उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वह सऊदी के पास जाए, यूएई के पास जाए या ईरान के पास जाए। सऊदी अरब भी तब तक पैसे नहीं देगा जब तक पाक ईरान पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेता। कुल मिलाकर पाक बुरी तरह फंस चुका है। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार कहा था कि हम दलाल देश नहीं हैं, और आज इसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। एक तरफ ईरान को पाक पर इतना शक है कि ईरानी अधिकारियों ने पाक में होने वाली एक अहम मीटिंग ये कहकर रद्द कर दी कि कहीं पाक उन्हें धोखा न दे दे। ईरान को डर था कि पाक उनकी लोकेशन ट्रैक करके इजराइल को दे सकता है और उनके बड़े अधिकारियों पर हमला हो सकता है। हॉर्मुज़-ए-जल्लम मध्य दुनिया का वह समुद्री गला जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, हमेशा से भू राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। लेकिन हाल के समय में इसकी संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों का इस खतरनाक रास्ते से धड़ल्ले से और सुरक्षित निकल जाना केवल एक सामान्य नौवहन घटना नहीं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक कौशल, कूटनीतिक संतुलन और समुद्री समझ का परिणाम है। जब यह खबर सामने आई कि भारत के लगभग 18 जहाज इस क्षेत्र से सुरक्षित निकल चुके हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर ऐसा क्या अलग किया जा रहा है जो दुनिया की बड़ी शक्तियां भी नहीं कर पा रही। इस पूरी कहानी का केंद्र है वह नया समुद्री रास्ता जो अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र से बचते हुए ओमान की समुद्री सीमा के भीतर से गुजरता है। एक ऐसा मार्ग जो पहली नजर में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति अत्यंत जटिल और दूरदर्शी है। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक ऐसा चौक पॉइंट है जहां ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे सामरिक बढ़त देती है। किसी भी तनाव की स्थिति में ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है या कम से कम उन्हें रोक सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। यही कारण है कि जब क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के जहाज या तो भारी सैन्य सुरक्षा के साथ चलते हैं या फिर वैकल्पिक मार्ग तलाशते हैं जो अक्सर लंबा और महंगा होता है। लेकिन भारत ने इस चुनौती का समाधान किसी सैन्य आक्रामकता या टकराव से नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कूटनीतिक और भौगोलिक समझ से निकाला है। ओमान की समुद्री सीमा का उपयोग इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश की समुद्री सीमा, विशेष रूप से उसकी टेरिटोरियल वाटर्स, उसकी संप्रभुता के अंतर्गत आती है। इसका मतलब यह है कि वहां किसी तीसरे देश द्वारा सैन्य कार्रवाई करना सीधे सीधे उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान, जो क्षेत्रीय शक्ति होने के बावजूद अपने पड़ोसियों के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश करता है, ओमान की सीमा के भीतर किसी भी जहाज पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि ऐसा करना एक बड़े कूटनीतिक संकट को जन्म दे सकता है। भारत ने इसी संवेदनशीलता को समझते हुए अपने जहाजों के लिए ऐसा मार्ग चुना है जो अधिकतम समय तक ओमान की सीमा के भीतर रहे, जिससे जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। यह केवल एक भौगोलिक चाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी कूटनीतिक समझ भी काम कर रही है। भारत और ओमान के संबंध लंबे समय से स्थिर और भरोसेमंद रहे हैं। ओमान खाड़ी क्षेत्र में एक ऐसा देश है जो अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और अपने संतुलित विदेश नीति के लिए जाना जाता है। भारत ने इस भरोसे को बनाए रखते हुए न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि समुद्री सहयोग को भी एक नई ऊंचाई दी है। यही कारण है कि जब भारतीय जहाज ओमान की सीमा से गुजरते हैं तो यह केवल एक तकनीकी रूट नहीं होता, बल्कि एक भरोसे और समझ का प्रतीक भी होता है। इस पूरे घटनाक्रम में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा की भूमिका भी बेहद दिलचस्प है। मशहूर इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि कई बड़े क्रूड और एलएनजी कैरियर, जिन पर मार्शल आइलैंड और पनामा जैसे देशों का झंडा लगा होता है, ने भी इसी मार्ग का उपयोग किया है। यह फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस की अवधारणा को भी उजागर करता है, जहां जहाज किसी ऐसे देश का झंडा लगाते हैं जो उन्हें अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन भारत के मामले में यह केवल झंडे की बात नहीं है, बल्कि एक समग्र रणनीति का हिस्सा है जिसमें रूट प्लानिंग, कूटनीतिक तालमेल और जोखिम प्रबंधन ऑनल काम करते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश अपने जहाजों के लिए सैन्य एस्कॉर्ट पर निर्भर हैं, भारत का यह तरीका एक अलग ही कहानी कहता है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वास्तविक उदाहरण है।
एक ऐसी नीति जिसमें कोई देश अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निर्णय लेता है, बिना किसी बड़े गठबंधन पर पूरी तरह निर्भर हुए। भारत ने न तो ईरान के साथ अपने संबंधों को खराब किया है, न ही ओमान या अन्य खाड़ी देशों के साथ, बल्कि उसने एक ऐसा संतुलन बनाया है जिसमें सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया है। इस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कम प्रोफाइल में काम करना। जहां कई देश अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हैं, भारत ने चुपचाप बिना ज्यादा शोर शराबे के अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने का रास्ता खोज लिया है। यह एक तरह की सॉफ्ट पावर है जिसमें ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन का इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट मैप से यह स्पष्ट होता है कि ये जहाज बहुत सावधानी से अपने मार्ग का चयन करते हैं, जहां वे अधिकतम समय तक सुरक्षित जल क्षेत्र में बने रहते हैं और केवल आवश्यक होने पर ही अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हालांकि यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि यह रास्ता पूरी तरह जोखिम मुक्त है। समुद्री क्षेत्र में खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे वह सैन्य तनाव हो, समुद्री डकैती हो या तकनीकी समस्याएं। लेकिन जोखिम को शून्य करना संभव नहीं होता। असली रणनीति उसे न्यूनतम करना होती है। भारत ने यही किया है, एक ऐसा मार्ग चुनकर जो जोखिम को काफी हद तक कम करता है, भले ही वह पूरी तरह खत्म न करता हो। इस पूरे परिदृश्य में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह रणनीति केवल वर्तमान संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मॉडल प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के मार्ग अधिक जटिल होते जा रहे हैं, देशों को केवल सैन्य ताकत पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। भारत का यह कदम दिखाता है कि कैसे भूगोल, कूटनीति और तकनीक का सही मिश्रण एक बड़ी समस्या का सरल समाधान दे सकता है। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अपने कम से कम 3 युद्धपोतों का एक पूरा टास्क फोर्स तैनात कर दिया है। ट्रैकिंग डाटा में साफ दिखा है कि इनमें से एक INS युद्धपोत कमर्शियल जहाजों को फुल सिक्योरिटी के साथ एस्कॉर्ट कर रहा है। यह युद्धपोत भारत आने वाले LPG टैंकरों और क्रूड ऑयल कैरियर्स के लिए समंदर में एक रक्षक बन गए हैं। लेकिन इस पूरे कूटनीतिक और नौसैनिक अभियान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है? वह है एक बिल्कुल नए और सुरक्षित समुद्री रास्ते की खोज। डेमियन साइमन और केपलर जैसे समुद्री डाटा प्रदाताओं ने पुष्टि की है कि तेल और माल ले जाने वाले कई बड़े जहाज अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र या ईरानी सीमा, जिसे तेहरान टोल बूथ भी कहा जाता था, से बचकर निकल रहे हैं। उन्होंने एक ब्रेकआउट किया है और नया रास्ता पकड़ लिया है। यह नया मार्ग सीधे ओमान की समुद्री सीमा यानी मुसंदम प्रायद्वीप के एकदम करीब से होकर गुजरता है। अब इसका फायदा क्या है? क्योंकि यह इलाका पूरी तरह से ओमान का संप्रभु जल क्षेत्र है, इसीलिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना यहां किसी भी तरह का सैन्य हमला नहीं कर सकता। ईरान के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अब इसके नतीजे देखिए। शिपिंग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक इलाके में भारत के 18 जहाज और लगभग 450 नाविक मौजूद थे। जरा सोचिए, एक तरफ जहां पश्चिमी देशों के जहाज या तो डर के मारे रुके हुए हैं या फिर लाल सागर का लंबा और महंगा रास्ता नापने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के खौफ और हमारी कूटनीति के दम पर यह 18 भारतीय जहाज इस इलाके में सीना तानकर सुरक्षित काम कर रहे हैं। भारत को मिलने वाली ऊर्जा आपूर्ति यानी LPG और कच्चा तेल बिना रुके लगातार आ रहा है। इस पूरी कामयाबी में ओमान के साथ भारत के गहरे रणनीतिक संबंध ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। और तो और भारत ओमान के रिश्तों को देखते हुए ईरान भी इस पूरी निकासी को अपनी मौन सहमति दे रहा है। अब पाक की बात करें तो उनके पास ऑप्शन क्या बचे हैं? कुछ नहीं, वह बस हाथ खड़े करके कह सकते हैं कि हम किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। एक झटके में UAE का इतना बड़ा कर्जा वापस जाना पाक की अर्थव्यवस्था के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। ऊपर से पाक सरकार की चालाकी देखिए। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पहले ईंधन के दाम आसमान पर पहुंचा दिए और फिर कुछ दिन बाद दाम घटाने का दिखावा कर दिया। दाम घटाने के बावजूद आज भी वहां पेट्रोल 378 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जब आप दूर की सोच रखे बिना फैसले लेते हैं तो अंजाम ऐसा ही होता है। पाक की किस्मत देखिए, UAE ने तो पैसे मांगे ही हैं। अब चीन ने भी कह दिया है कि हमारी कंपनियों का बकाया तुरंत चुकाओ। पाक जिस CPC-2 के सपने देख रहा था वह भी अब हाथ से निकलता दिख रहा है। और तो और अब बांग्लादेश ने भी पाक को लेकर अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं।
दोस्तों, इसे कहते हैं असली कूटनीति। बड़े बड़े दावे करने वाला पाक आज ग्लोबल मंच पर औंधे मुंह गिर पड़ा है और भारत अपनी साइलेंट कूटनीति से दुनिया को हैरान कर रहा है। जो पॉलिटिक्स के बिसात पर जब कोई मोहरा एक साथ दो चालें चलने की कोशिश करता है तो अक्सर खुद ही मात खा जाता है। पाक के साथ आजकल ठीक ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ उसके डबल गेम से उसके सबसे पुराने खाड़ी दोस्त भड़क गए हैं, दूसरी तरफ देश की जनता महंगाई की आग में जल रही है और तीसरी तरफ डिजिटल जासूसी और लोकेशन ट्रैकिंग का खौफ ऐसा है कि दूसरे देश के नेता पाक में कदम रखने से भी डर रहे हैं। अब कूटनीति से निकालकर जरा पाक के अंदरूनी हालात देखिए, जहां सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है। मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ऊपर से IMF का चाबुक चला और पाक सरकार को ईंधन पर दी जा रही सारी सब्सिडी रातों रात खत्म करनी पड़ी। नतीजा अप्रैल 2026 में पाक में पेट्रोल डीजल के दामों में एक विस्फोटक उछाल आया। पेट्रोल की कीमत में सीधा 42% का इजाफा हुआ और यह 321 रुपए से उछलकर 4,582 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं माल ढुलाई और किसानी के लिए आने के लिए सबसे जरूरी हाई स्पीड डीजल 55% बढ़कर 335 रुपए से 520 रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया। महासागर अब सिर्फ पानी का विस्तार नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक ताकतों की टकराहट का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। इसी बीच भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं है, सवाल है नियंत्रण का, और भारत ने साफ कर दिया है कि अब खेल उसके नियमों से चलेगा। ईरान के समंदर में बारूद की गंध फैली है। अमेरिका की इंटेलिजेंस टीम वॉशिंगटन के बंद कमरों में पसीने बहा रही है और चीन के सैटेलाइट्स की नजरें 24 घंटे हिंद महासागर पर गड़ी हैं। रूस इस पूरे खेल को बड़ी गहराई से देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बाजी अब किसी और के हाथ में है। जब पूरी दुनिया ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस जबरदस्त जंग के नतीजों का अंदाजा लगा रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने समंदर की लहरों पर अपनी वह ताकत उतार दी जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। भारत की समुद्री रणनीति, उसकी नौसैनिक ताकत और हाल के वर्षों में बढ़ती भू राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए यह कहना आकर्षक जरूर लगता है कि भारत दुनिया का चौधरी बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल, संतुलित और रणनीतिक है। जिन 3 विशालकाय और खतरनाक भारतीय जंगी जहाजों की बात की जा रही है, जैसे कि INS विशाखापत्तनम, INS चेन्नई और INS कोलकाता जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ये भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स में गिने जाते हैं और इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं, जो अपनी लगभग मैक 2.8 से 3 की गति, कम ऊंचाई पर उड़ान और सटीकता के कारण दुनिया की सबसे घातक एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइलों में शामिल हैं। लेकिन यह कहना कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं सकता, तकनीकी रूप से अतिशयोक्ति है। हालांकि इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन जरूर है। भारत की इन युद्धपोतों की तैनाती को समझने के लिए हमें उस व्यापक रणनीतिक संदर्भ को देखना होगा जिसमें हिंद महासागर, पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट और विशेष रूप से ईरान के आसपास का क्षेत्र आता है, जो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई, समुद्री व्यापार मार्गों और सैन्य संतुलन के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत की नौसेना की तैनाती आमतौर पर कई उद्देश्यों को साधती है। सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, भारतीय नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान। फारस की खाड़ी और अरब सागर का इलाका, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। ऐसे में अगर ईरान, खाड़ी देशों या किसी अन्य शक्ति के बीच तनाव बढ़ता है, तो भारत का अपने नौसैनिक जहाजों को वहां तैनात करना एक आक्रामक कदम से ज्यादा सुरक्षात्मक और रणनीतिक संतुलन का संकेत होता है। जहां तक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस इन जहाजों की बात है, तो यह भारत की डिटरेंस क्षमता का हिस्सा है, यानी ऐसा संदेश देना कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है और किसी भी संभावित खतरे का जवाब दे सकता है। INS विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में अत्याधुनिक रडार सिस्टम, मल्टी लेयर एयर डिफेंस
एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं जो उन्हें सिर्फ मिसाइल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग कमांड सेंटर बनाती हैं। ऐसे जहाज जब किसी संवेदनशील क्षेत्र में तैनात होते हैं तो वे सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि निगरानी, इंटेलिजेंस कलेक्शन और जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ने तीसरा मोर्चा खोल दिया है या दुनिया के दो गुटों से अलग अपनी राह बना ली है। वास्तव में भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है। शीत युद्ध के दौर में यह गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में दिखा और आज के दौर में यह मल्टी अलाइनमेंट के रूप में सामने आता है, जहां भारत अमेरिका के साथ क्वाड QAD में भी है, रूस के साथ रक्षा सहयोग भी रखता है और ईरान जैसे देशों के साथ भी ऊर्जा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट पर काम करता है। इसलिए यह कहना कि भारत किसी एक गुट में शामिल हो गया है या उसने पूरी तरह अलग तीसरा और सबसे पावरफुल ब्लॉक बना लिया है, अभी वास्तविकता से थोड़ा दूर है। हाँ, यह जरूर है कि भारत अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र निर्णय ले रहा है। ईरान के तटों के पास अभूतपूर्व हलचल की बात करें तो यह क्षेत्र पहले से ही अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और अन्य शक्तियों के बीच तनाव का केंद्र रहा है। अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी और खाड़ी देशों की नौसेनाएं यहां नियमित रूप से सक्रिय रहती हैं। ऐसे में अगर भारत अपने कुछ आधुनिक युद्धपोत वहां तैनात करता है तो यह जरूरी नहीं कि वह किसी युद्ध में कूदने जा रहा हो। यह अधिक संभावना है कि वह अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, संभावित निकासी ऑपरेशन, इवैक्यूएशन और क्षेत्रीय स्थिरता पर नजर रखने के लिए ऐसा कर रहा हो। अतीत में भी भारत ने यमन संकट, ऑपरेशन राहत, लीबिया और यूक्रेन जैसे संकटों में अपने नागरिकों को निकालने के लिए नौसेना और वायुसेना का उपयोग किया है। जहां तक भारत अब किसी के इशारे का इंतजार नहीं करेगा वाली बात है, इसमें आंशिक सच्चाई जरूर है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी रक्षा नीति में अधिक आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, स्वदेशी निर्माण जैसे ब्रह्मोस, आकाश, तेजस, INS विक्रांत और तेज निर्णय लेने की क्षमता पर जोर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, अब भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बन चुकी है और इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। नौसेना के जहाजों पर इसकी तैनाती भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत सी कंट्रोल और सी डिनायल क्षमता देती है। यानी भारत न सिर्फ अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा कर सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की गतिविधियों को भी सीमित कर सकता है। लेकिन समंदर का सुल्तान बनने का विचार केवल सैन्य ताकत से पूरा नहीं होता। इसके लिए लॉजिस्टिक्स, वैश्विक बेस नेटवर्क, सहयोगी देश, आर्थिक ताकत और लगातार समुद्री उपस्थिति, सस्टेन्ड प्रेजेंस की जरूरत होती है, जिसमें अभी भी अमेरिका जैसी ताकतें बहुत आगे हैं, जिनके पास दुनिया भर में नौसैनिक अड्डे हैं। भारत इस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, जैसे अंडमान निकोबार कमांड को मजबूत करना, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना और इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका को विस्तार देना। अमेरिका के संदर्भ में यह कहना कि अब वह भारत को हल्के में नहीं लेगा आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ नौसेना की तैनाती नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते, लिमोआ, कॉमकासा, बेका, संयुक्त सैन्य अभ्यास, मालाबार और तकनीकी सहयोग ने दोनों देशों को करीब लाया है। अमेरिका भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, जहां चीन की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित करना भी एक बड़ा कारक है। समंदर में भारत की इस ताकत को समझने के लिए आज के तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य को गहराई से देखना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान के आसपास की स्थिति, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, आज अनिश्चितता के घेरे में है। इस तनाव का असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है। जहाजों की आवाजाही पर खतरा बढ़ गया है, बीमा प्रीमियम बढ़ चुके हैं और कई बड़े शिपिंग रूट्स को बदलना पड़ा है।
ऐसे माहौल में हर देश अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है, लेकिन जहां कई देश सिर्फ रक्षात्मक रणनीति अपना रहे हैं, वहीं भारत ने आक्रामक रक्षात्मक संतुलन के साथ एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर दिया है। चीन, जो लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस संकट को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा था। उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत वह पहले ही कई बंदरगाहों और लॉजिस्टिक हब्स पर अपनी पकड़ बना चुका है, जैसे कि ग्वादर पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका और जिबूती अफ्रीका। चीन का उद्देश्य साफ है, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना और अपने व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण बढ़ाना। लेकिन भारत ने इस बार सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि पहले से तैयार एक रणनीति को सटीक समय पर लागू किया। भारतीय नौसेना ने अपने 3 अत्याधुनिक विध्वंसक, जिनमें उन्नत रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और सबसे अहम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं, को ऐसे रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात किया है जहां से न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। ये विध्वंसक केवल युद्धपोत नहीं हैं, बल्कि चलते फिरते कमांड सेंटर हैं। इनमें लगे मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकते हैं और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जरिए ये एक दूसरे और अन्य नौसैनिक तथा वायुसेना के प्लेटफॉर्म्स से लगातार जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसका जवाब सेकंडों में तैयार हो सकता है।